तो जैसे कि आप मेरी राइट साइड पे टेबुलर फॉर्म में डिफरेंस जो है इमेज में देख सकते हैं कि सीजर इज ए सिंगल अकरेंस ऑफ जर्की मूवमेंट। सीजर जो है एक सिंगल अकरेंस है जर्की मूवमेंट एंड अदर फीचर ऑफ ए फिट, जो कि एक सिंगल मूवमेंट है और ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो कि इंक्रीज हो जाती है। वहीं एपिलेप्सी जो है इट इज डिफाइंड एज टू और मोर देन टू अनप्रोवोक्ड सीजर्स। अगर दो बैक टू बैक सीजर अनप्रोवोक्ड सीजर जो हैं वो वहां पे देखने को मिल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एपिलेप्सी। ठीक है जी, अगर सीजर बैक टू बैक इकट्ठे हो रहे हैं, अनप्रोवोक्ड हैं, ठीक है, तो वहां पे हो सकती है एपिलेप्सी। अगर हम सेकंड डिफरेंस की बात करें तो यहां पे हमारा जो सेकंड डिफरेंस है दैट सीजर डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट विद एईडी। एईडी का मतलब है एंटी एपिलेप्टिक ड्रग और सर्जरी। यहाँ पे जो सीजर्स हैं वो होते रहते हैं, जैसे कि मैंने बताया एब्सेंस सीजर्स है तो वहाँ पे जस्ट वो अनऑब्जर्व्ड भी रहते हैं, कई बार अनट्रीटमेंट भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ती और पेशेंट्स कई बार लेके भी नहीं आते, फैमिली मेम्बर्स जो हैं, रिलेटिव्स जो हैं पेशेंट को। तो एब्सेंस सीजर की अगर बात करें तो सीजर तो जो ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो कई बार इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे अंदर इनहिबिटरी सिस्टम है दैट इज गाबा एंड स्टिमुलेटरी सिस्टम है दैट इज ग्लूटामेट। ओके, तो यहां पे बात करें हमारे एपिलेप्सी की तो ऑब्वियस है, मैंने जैसे बताया 5 to 30 मिनट्स तक भी जो है एपिलेप्टिक फिट्स प्रेजेंट हो सकते हैं, जिनको कि हमारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स, जो कि हम लेटर ऑन इस लेक्चर के लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं अलोंग विद पैथोफिजियोलॉजी, वहाँ यहाँ पे हम स्टडी करेंगे की जरूरत पड़ती है। और कई बार सर्जिकल मैनेजमेंट के अंडर यहाँ पे अगर कोई ब्रेन लीजन प्रेजेंट है, कैंसर प्रेजेंट है और पेशेंट को जो है किसी सर्जरी की ज़रूरत है, लंग कैंसर है जिसके कारण जो है मेटास्टेसिस हो सकता है एंटीबॉडीज़ का, ठीक है जी, तो सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। सो दिस वाज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन सीजर एंड एपिलेप्सी। अब मेरे स्टूडेंट्स को कन्वर्जन वर्ड भी क्लियर है, वी कैन से सीजर वर्ड भी क्लियर है और एपिलेप्सी प्लस स्टेटस एपिलेप्टिकस वर्ड भी जो है वो क्लियर है। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कॉजेज ऑफ द सीजर्स। हेलो नर्सिंग मास्टर्स, अभी तक हमने एपिलेप्सी, कन्वर्जन्स एंड सीजर्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन की, जिसमें हमने टाइप एंड उसके जो हैं हमारे एस्पेक्ट्स, रिलेटेड एस्पेक्ट्स जो हैं डिस्कस किए हैं। फोकल सीजर्स, जनरलाइज सीजर, जनरल सीजर्स, ग्रैंड माल, पैटेड माल, यस प्लीज, एब्सेंस सीजर्स, टोनिक, क्लोनिक, कॉम्प्लेक्स एंड पार्शियल कॉम्प्लेक्स, सिंपल कॉम्प्लेक्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट द कॉजेज ऑफ द दैट इज सीजर्स। तो हमारे जो कॉजेज हैं, ये वाले कॉजेज, आप इनको एक जनरल वर्ड जो कि आपने बहुत सुना भी है उसकी हेल्प के साथ याद रख सकते हैं, दैट इज विटामिन्स, विटामिन्स एंड डी, विटामिन्स डी। इसको कॉपी पे, डायरी पे बड़े सारे अक्षरों में लिख लीजिए और साथ में अंडरलाइन कर लीजिए। कॉजेज का निमोनिक है विटामिन्स डी। तो सबसे पहले जो कॉज है वी से, दैट इज अवर वेस्कुलर कॉजेज। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, वेस्कुलर कॉजेज का स्क्रीनशॉट आप जो है साथ में ले लीजिए। मैं बारी बारी से इनको जो है डिटेल में डिस्कस करूंगा और इनके रिलेटेड एस्पेक्ट्स भी बताऊंगा। तो सबसे पहले आता है आपका वेस्कुलर, जिसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, यस प्लीज, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड के रिलेटेड ब्लड सप्लाई जो है उसके साथ रिलेटेड हम जो एस्पेक्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे। हमारा जो ब्रेन है इसको 750, यस प्लीज, 750 ब्लड जो ml ब्लड जो है हमारा लगातार चाहिए, 750 ml पर मिनट ब्लड जो है, इसकी सप्लाई जो है वो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को नॉर्मली जाती है हार्ट के द्वारा विद द हेल्प ऑफ कैरोटिड आर्टरीज।
ठीक है जी। तो वस्कुलर प्रॉब्लम अगर कोई भी आती है जिसमें हमारे ब्रेन को ब्लड सप्लाई अल्टर हो रही है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है। वस्कुलर कॉजेज में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे दैट इज इन्फेक्शन। आई से वर्ड है इन्फेक्शन, वाइटामिन या वर्ड याद रखना आपने, इन्फेक्शन। कई तरह की इन्फेक्शन जो है वो सीजर्स क्रिएट कर सकती है। कॉमन जो है हमारी नर्सिंग में हमने मेडिकल में पढ़ी है दैट इज मेनिंजाइटिस, एनसेफ्लाइटिस। एनसेफ्लाइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ द ब्रेन, इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू ऑफ द ब्रेन। खास तौर पे जब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो हमारा दैट इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स एरिया है, हमारे सेरेब्रम का ऊपर वाला 2 सेंटीमीटर एरिया, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, इन्फ्लामेशन हो रही है, इन्फेक्शन हो रही है, तो सीजर्स एक्टिविटी जो है यहाँ पे हो सकती है। टेप वॉर्म इन्फेक्शन, उसके अलावा और भी कई सारी इन्फेक्शंस हैं, पैरासाइट्स हैं। मलेरियल पैरासाइट है जो कि हमारा ख़ास तौर पे जो अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, मलेरियल पैरासाइट जो है अफ्रीकन कंट्रीज़ लाइक नाइजीरिया, वहाँ पे बच्चों का जो इन्फेंटाइल जो सीजर्स हैं उसके लिए मेन वी कैन से इज रिस्पॉन्सिबल। और एंसेफ्लाइटिस मेनिंजाइटिस के बाद हमारा वर्ड आता है दैट इज टी से है ट्रॉमा। डायरेक्ट हेड इंजरी ट्रॉमा हो जाए और हेमाटोमा फॉर्मेशन हो जाए, एपिड्यूरल हेमाटोमा, इसके बाद सबड्यूरल हेमाटोमा, ब्लड सप्लाई रुक जाए हेमाटोमा बनने के कारण, क्लॉट फॉर्मेशन हो जाए, उसके कारण भी यहाँ पे हमारे जो सीजर एक्टिविटी है, न्यूरॉन्स की ओवर फायरिंग है, वो यहाँ पे हो सकती है। और जब हम बात करते हैं ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स की, तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स में हमारा जो है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस SLE, ये जो वर्ड है ये आपने नोट कर लेना है। सिस्टमिक वी कैन से ल्यूपस एरिथेमेटस, यहाँ पे जो है एंटीबॉडीज क्रिएट होने के कारण ब्रेन को ब्लड सप्लाई रुक सकती है, ब्रेन की सेरेब्रल आर्टरीज जो हैं वो क्लॉट कर सकती हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस। ओके जी, उसके बाद यहाँ तक सभी को क्लियर है? एनीबॉडी हैविंग एनी डाउट इन द कॉजेज? उसके बाद है हमारे मेटाबॉलिक कॉजेज, जिसमें सबसे बड़ा है हमारा थायामीन डेफिशिएंसी। थायामीन डेफिशिएंसी, डिक्रीज्ड ग्लूकोज, ये मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि प्रोवोक्ड एंड अनप्रोवोक्ड कैटेगरी में डिक्रीज्ड ग्लूकोज। डिक्रीज्ड सोडियम, सभी को पता है कि सोडियम पोटाशियम पंप के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। देन ग्लूकोज हमारा, सोडियम पोटाशियम, देन उसके बाद आ गया जी हमारा मैग्नीशियम। कैल्शियम जो है मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए चाहिए, ग्लूकोज, पोटाशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इसके अलावा सीजर्स जो हैं वो यूरिक एसिड इंक्रीज होने के कारण भी जो हैं वो हो सकते हैं। अब ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है कि यूरिक एसिड रीनल फेलियर के कारण जो है इंक्रीज होगा, या फिर यूरिया साइकिल डिस्टर्ब होने के कारण हाइपर यूरिसीमिया जो है वो हो सकता है। हाइपर थायराइड डिसऑर्डर, हाइपर थायराइड, बटरफ्लाई शेप हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या कर रहा है जी, यहाँ पे T3 एंड T4 जो हमारे हार्मोन्स हैं उनको ज़्यादा अमाउंट में सेक्रीट कर रहा है। T3 एंड T4 आर सेक्रेटेड इन लार्जर अमाउंट, तो इसके कारण यहाँ पे हमारी जो सीजर एक्टिविटी है वो यहाँ पे हो सकती है। इसके बाद अगर हम बात करें देन डिहाइड्रेशन, उसको भी नोट कर लीजिए। डिहाइड्रेशन, लो ब्लड कैल्शियम हो गया, लो ब्लड यूरिया लेवल हो गया, हाई ब्लड यूरिया लेवल हो गया, ये सारे मिलके सीजर एक्टिविटी, ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरोनल एक्टिविटी है, फायरिंग है, उसको इंक्रीज कर सकते हैं। क्लियर है जी बात? तो अब आता है हमारा आई से इडियोपैथिक कॉजेज। इडियोपैथिक कॉजेज में अननोन कॉजेज हैं जो कि अनप्रोवोक्ड सीजर जो है उसको सिमुलेट कर सकते हैं, और ये जो हमारा सीजर एक्टिविटी है ये इंक्रीज हो सकती है। और यहाँ पे ये भी बात ध्यान रखने वाली है कि जो पेशेंट्स हमारे दैट इज एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहे हैं, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग ले रहे हैं, तो उनको जो उनकी थेराप्यूटिक डोज है ब्लड के अंदर जो उसका लेवल है, फॉर एग्जांपल एक ड्रग है जैसे कार्बामेज़ेपिन, उसका जितना ब्लड लेवल होना चाहिए
पेशेंट को वो ब्लड लेवल हर टाइम बना के रखना पड़ता है। अगर वो थेरापेटिक लेवल डोज कम हो गई तो भी जो है पेशेंट के अंदर सीजर एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। सीजर एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो सकती है ना। काम की बात कि ड्रग प्लाज्मा लेवल जो है वो प्लाज्मा लेवल ऑफ द ड्रग जो है उसको मेंटेन करना होता है थेरापेटिक लेवल के ऊपर, नहीं तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। इसके अलावा कॉजेज में हम कह सकते हैं जोवेनाइल मायोक्लोनिक एपिलेप्सी भी हो सकती है जोवेनाइल बच्चों के अंदर। ठीक है जी। नियोप्लेजिया कि किसी ऑर्गन का जो कैंसर है वो मेटास्टेसिस करता हुआ फैलता हुआ एक जगह से दूसरी जगह वो हमारा ब्रेन के अंदर जाके जो हमारे न्यूरोग्लिया है, ब्रेन के अंदर जो हमारे सपोर्टिंग सेल्स हैं न्यूरोग्लिया, एस्ट्रोसाइट्स, याद आया कुछ हमारे एनाटॉमी के लेक्चर आपने देखे होंगे, उसके अंदर ये बताया हुआ है एस्ट्रोसाइट्स, यस प्लीज, अपेंडिमल सेल, यस प्लीज, उसके बाद माइक्रोग्लिया। अगर इनका भी कैंसर हो जाए तो भी सीजर एक्टिविटी, ब्रेन के न्यूरॉन्स की फायरिंग जो है वो इंक्रीज हो सकती है भाइयों। ये आपने याद रखना है, ये आपने बात यहाँ पे याद रखनी है। तो हमने देखा कि विटामिन हमारा वर्ड जो है वो कंप्लीट हो चुका है। एस से बनती है हमारी स्ट्रक्चर। अगर सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन में हमारे ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की जो स्ट्रक्चर है, हमारे ब्रेन के जो सल्कस एंड गायरे हैं, प्लीज नोट द वर्ड सल्कस एंड गायरी, सल्कस एंड जायरे वर्ड जो हैं ये ब्रेन के कॉन्वोल्यूशंस को बोला जाता है। ब्रेन के ऊपर जो ये डिज़ाइन ऐसे बनाया जाता है उनको बोलते हैं, ठीक है, कॉन्वोल्यूशंस। ठीक है जी। तो उसकी स्टडी एमआरआई स्कैन और सीटी स्कैन में हो जाती है कि एक नॉर्मल ब्रेन कैसा होना चाहिए और एक जो हेमिस्फीयर है वो कैसी है और दूसरी जो हेमिस्फीयर है वो कैसी है। तो ये काफ़ी कुछ जो है वो निकल के सामने आ जाता है। ठीक है जी। तो यहाँ तक हमने देखा स्ट्रक्चर हमारा नियोप्लेजिया। तो विटामिन्स वर्ड जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम हमारे विटामिन्स वर्ड के बाद वर्ड है हमारा डी। तो आपने ये वर्ड कॉजेज में भूलना नहीं है। विटामिन्स डी कॉजेज, विटामिन्स डी कॉजेज सीजर एक्टिविटी और एपिलेप्सी। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करेंगे डी को, यानी कि डी फॉर ड्रग्स। ऐसे ड्रग्स जिनकी ओवरडोज जो है क्या कर सकती है, वो सीजर एक्टिविटी और एपिलेप्सी को कर सकती है कॉज। तो विटामिन्स को स्टडी करने के बाद अब हम डी वर्ड को जो है डी फॉर ड्रग्स के साथ स्टडी करेंगे। तो कौन कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जिनकी ओवरडोज प्लस सडन विड्रॉल जो है वो सीजर एक्टिविटी या फिर एपिलेप्सी को इंक्रीज कर सकते हैं, उनके चांसेस को, इंसिडेंट्स को इंक्रीज कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे वर्ड निमोनिक जो है वो आपने याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। ऑटिस कैंपबेल, ऑटिस कैंपबेल। तो ओटिस वर्ड को लेते हैं पहले। तो ओ से है पहले नंबर पे ओपियोइड ड्रग्स, ओपियोइड ड्रग्स। टी से है हमारा ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो है वो डोपामिन, सीरोटोनिन और गाबा को जो है कम करने का काम करती हैं, तो TCA। और उसके बाद है आइसोनायाजिड। आपने इनबॉक्स में बताना है कि आइसोनायाजिड किसके लिए यूज होती है। देन कम्स द ड्रग एस फॉर सैलिसाइक्लेट्स, यानी कि हमारी एस्पिरिन। एस्पिरिन की ओवरडोज जो है वो सीजर एक्टिविटी को इंक्रीज कर सकती है। ओपियोइड, TCA, आइसोनायाजिड, सैलिसाइक्लेट्स। उसके बाद कैंपबेल वर्ड का सी जो है पहला, इट डिनोट्स, इंडिकेट कोकीन। देन ए से एम्फीटामाइंस। एम्फीटामाइंस जो है ये CNS स्टिमुलेंट कैटेगरी के अंडर आते हैं। ठीक है जी, CNS स्टिमुलेंट कैटेगरी के अंडर आते हैं। मेट्रोइंडाजोल, एंटीबायोटिक का मेट्रोइंडाजोल। देन पेंसिलिन, बीटा लैक्टम, हमारा वीडियो इस पे पहले ही प्रेजेंट है चैनल के ऊपर, जो कि आप देख सकते हैं डिटेल में। पेंसिलिन, पेंसिलिन, बीटा लैक्टम। उसके बाद है हमारी दैट इज बी से है बेंजोडाइजापीन्स, बेंजोडाइजापीन्स।
ई से एथनॉल एंड एल से है हमारी लिथियम थेरेपी। जैसे कि आपको पता है कि लिथियम थेरेपी जो है वो लिथियम कार्बोनेट बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के पेशेंट्स में यूज़ की जाती है। अगर इन ड्रग्स की ओवरडोज या फिर हमारी सडन विड्रॉल कर दी जाए तो यहाँ पे हमारा जो है सीजर एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, राइट। इसके अलावा हमारा जो ये कंडीशन है सीजर एक्टिविटी एपिलेप्सी, ये हमारा आप नोट कर लीजिए, मेरे को याद आ गया, मल्टीपल सिक्लोरेसिस, मल्टीपल सिक्लोरेसिस, अल्जाइमर डिजीज एंड हाई बीपी इन द एक्लैम्पशिया। प्री एक्लैम्पशिया में भी प्रोटीन लॉस साथ में हो रहा होता है, तो वहाँ पे ये कंडीशन जो है हो सकती है हमारी, दैट इज वी कैन से एक्लैम्पशिया के कारण हमारा, यस प्लीज, सीजर एक्टिविटी। तो हमने देखा कि कैसे जो ड्रग्स हैं ये हमारे वी कैन से द वर्ड विटामिन्स डी, तो आपने ये वर्ड याद रखना है, विटामिन्स डी। इसके अलावा वी कैन से कॉजेज में हमारा वी कैन ऑल्सो ऐड हार्मोनल इम्बैलेंस ड्यूरिंग पीरियड, हार्मोनल इम्बैलेंस एंड स्ट्रेस, डार्क पास्ट, डार्क साइकोलॉजी की जो थ्योरीज हैं वो कहती हैं कि लाइफ का पास्ट फीलिंग्स, रिप्रेस्ड फीलिंग्स, एंजाइटी जो है हाइपोथैलेमस के ऊपर एंड हिप्पोकैम्पस ऑफ द ब्रेन, हिप्पोकैम्पस ऑफ द ब्रेन के ऊपर इफेक्ट डाल सकते हैं, जिसके कारण सीजर एक्टिविटी जो है वो हो सकती है। अब अगर मैंने यहाँ पे क्लैम्पशिया का नाम लिया तो क्या हाइपरटेंशन में नहीं हो सकता सीजर? हाइपरटेंशन, क्योंकि ब्रेन के अंदर से ये ब्रेन टिश्यू है, अंदर से इसके ब्लड वेसल्स ऐसे जा रही हैं बहुत माइक्रो लेवल पे। अगर बीपी इंक्रीज हुआ तो स्पेस तो अंदर पहले से नहीं है, मीजनकाइमा एंड पेरेन्काइमा में स्पेस तो पहले से ही नहीं है, ठीक है जी। तो ऑब्वियस है ब्रेन का टिश्यू कंप्रेस होगा, उस एरिया में, ब्रेन के एरिया में हमारी जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है वो क्या हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, जिसके कारण जो है सीजर एक्टिविटी यहाँ पे टेक प्लेस करेगी। तो विटामिन्स डी वर्ड हमने देखा, डी फॉर ड्रग्स, ड्रग्स में भी आगे निमोनिक मैंने आपको दिया है, ऑटिस कैंपबेल, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि सीजर एक्टिविटी हमारा जो CVA है, सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट, स्ट्रोक, ठीक है जी, स्ट्रोक, और डायबिटीज मेलाइटस, एंजाइटी, इसके अलावा ECT के बाद भी, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बाद भी जो है हमारी सीजर एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है। पेशेंट को फिट्स के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सकते हैं। हमारी जो है यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो हैं कौन कौन से रीजंस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि सीजर एक्टिविटी को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट इज द कंडीशन ऑफ द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सीजर्स, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द सीजर्स। All right, now we will discuss about the pathophysiology of the seizures। तो इसके अंडर हमारे दो पाथवेज जो हैं वो आते हैं। फर्स्ट इज गाबा पाथवे एंड सेकंड इज ग्लूटामेट पाथवे। ब्लू कलर का जो मैंने यहाँ पे न्यूरॉन्स बनाया है दैट इज इंडिकेटिंग गाबा एंड दैट वन इज दिस इज इंडिकेटिंग ग्लूटामेट। तो गाबा पाथवे जब अपना काम डिक्रीज कर देता है, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे गाबार्जिक न्यूरॉन से हमारा गाबा रिलीज तो हो रहा है, बट जो हमारे न्यूरॉन के दूसरे न्यूरॉन के ऊपर यहाँ पे जो गाबा के लिए चैनल्स हैं, गेटवे हैं, पाथवे बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, वो ब्लॉक हो जाए। गाबा यहाँ पे रिलीज हो चुका है बट न्यूरॉन के अंदर एंटर हो नहीं पा रहा, ठीक है, तो एंटर नहीं हो पा रहा, हमने अभी बोला एंटर नहीं हो पा रहा। अगर ये एंटर नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है जी, तो साथ में जो क्लोराइड आयंस हैं वो भी एंटर यहाँ पे नहीं होंगे, वो भी यहाँ पे एंटर नहीं होंगे, जिसके कारण हमारा जो ये वाला न्यूरॉन है ये क्या होता जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज्ड होता जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्लोराइड आयंस, नेगेटिव आयंस तो एंटर कर ही नहीं रहे हैं।
तो अनक्रीज्ड यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, अनक्रीज हो जाएगा। तो हमने देखा कि गाबा बेशक यहाँ पे बन रहा है बट उसकी एंट्री यहाँ पे हो नहीं रही, बिकॉज गाबा रिसेप्टर्स, गाबा ए रिसेप्टर्स, गाबा ए रिसेप्टर्स जो हैं, गाबा ए रिसेप्टर्स जो हैं वो ब्लॉक्ड हैं या फिर डिसफंक्शनल हैं, या फिर क्या है, डिसफंक्शनल है। ये था हमारा पाथवे 1 कि गाबा बन रहा है यहाँ पे, एंट्री हो नहीं रही उसकी, बट एंट्री नहीं हो रही तो साथ में क्लोराइड आयंस भी जो हैं वो अंदर नहीं जा पाएंगे और नेगेटिव चार्ज अंदर ना जाने के कारण सेल पॉजिटिव होता जाएगा और एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज हो जाएगा, और एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होने के कारण ब्रेन के अंदर ये जो फायरिंग है वो अनक्रीज हो जाएगी। इसी को हमने सीजर्स बोला है। ठीक है जी, ये था फर्स्ट पाथवे। सेकंड है हमारा ग्लूटामेट पाथवे, जिसको यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे ही न्यूरॉन के अंदर एक्शन पोटेंशियल आया, यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल इंक्रीज होते ही जो सोडियम चैनल्स हैं वो यहाँ पे ओपन अप होंगे और ज़्यादा सोडियम अंदर आएगा। राइट, फर्स्ट स्टेप इसका ग्लूटामेट पाथवे का। जैसे ही सेल ज़्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है तो यहाँ पे वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल जो हैं वो ओपन हो जाएंगे और कैल्शियम जो है सेल के अंदर, न्यूरॉन के अंदर एंटर हो जाएगा। एंटर होते ही ये कैल्शियम हमारा वेसिकल्स के साथ बाइंड होने के बाद यहाँ पे वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट ग्लूटामेट को क्या कर देगा, एक्सोसाइटोसिस के साथ यहाँ पे रिलीज करवा देगा। यहाँ पे आके ये वाली जो यहाँ पे कैल्शियम बाइंड हुआ और वेसिकल यहाँ पे आ चुकी है और इसने ग्लूटामेट यहाँ पे रिलीज कर दिया, रिलीज कर दिया। अब जैसे ही ये ग्लूटामेट रिलीज होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ग्लूटामेट रिलीज होते ही हमारे 2 रिसेप्टर्स हैं, AMPA रिसेप्टर एंड NMDA रिसेप्टर। हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर 2 रिसेप्टर्स हैं, AMPA एंड NMDA। ग्लूटामेट रिलीज होते ही ये ग्लूटामेट यहाँ पे बाइंड हो जाता है। यहाँ पे बाइंड होने के बाद, फॉर एग्जांपल ये जो हमारा चैनल है ये लाइगेंड बेस्ड चैनल है। लाइगेंड बेस्ड चैनल की क्या फीचर होते हैं, यहाँ पे पॉकेट बनी हुई है, इस पॉकेट के अंदर ग्लूटामेट बाइंड हो जाता है और ये चैनल ओपन अप हो जाता है। ग्लूटामेट बाइंड हुआ, चैनल ओपन हुआ। ओपन होते ही यहाँ पे क्या हुआ, सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम जो हैं अंदर इनफ्लो होना शुरू हो चुके हैं। सेल क्या होता जा रहा है, पॉजिटिवली चार्ज होता जा रहा है और यहाँ पे क्लोराइड आयंस आ नहीं रहे, और जैसे कि मैंने पहले बताया तो यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो है वो अनक्रीज हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर सीजर्स के मामले में अगर गाबा पाथवे जो है ब्लॉक हो जाए, गाबा चैनल्स जो हैं डिसफंक्शन हो जाएं, तो क्लोराइड एंटर नहीं कर सकता, या फिर जो ग्लूटामेट पाथवे है वो अनक्रीज हो जाए, तो सीजर एक्टिविटी जो है वो यहाँ पे देखने को मिल सकती है। क्लियर है जी बात? यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। अब हम इसी के साथ इसी के यहाँ पे जो ड्रग्स हैं वो थोड़ा थोड़ा यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद तो हमने ड्रग्स के साथ उनकी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी तो करनी ही है, बट यहाँ पे एक अच्छा मौका है कि हम ड्रग्स को साथ में समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर हम ये सोडियम चैनल्स को ही यहाँ पे ब्लॉक कर दें, ठीक है जी, तो क्या यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अंदर आ पाएगा? नो। क्या यहाँ डीपोलराइजेशन हो पाएगी? नो। क्या ग्लूटामेट रिलीज हो पाएगा? नो। तो हम जो है ग्लूटामेट को कम करके सीजर एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सोडियम चैनल्स हैं उसके लिए ड्रग है हमारा, फॉर द, प्लीज नोट इट डाउन, सोडियम चैनल, ठीक है जी, सोडियम चैनल ब्लॉकर के अंडर हमारी जो कैटेगरी है दैट इज, यस प्लीज, दैट इज वेल्पोरेट एंड फेनिटोइन। फेनिटोइन काफ़ी फेमस ड्रग है, वेल्पोरेट एंड फेनिटोइन। ये जो सोडियम चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर देगी। उसके बाद अगर हम यहाँ पे ये कैल्शियम चैनल ही ब्लॉक कर दें,
कैल्शियम चैनल, तो कैल्शियम का इनफ्लो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ग्लूटामेट रिलीज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी जो हैं हमने जो है दे सकते हैं, जो कि क्या करेंगे, सीजर एक्टिविटी को कम करने में हेल्प करेंगे। तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स में हमारी ड्रग दैट इज एथमो, प्लीज नोट इट डाउन, एथमो सक्सीनाइड, सक्सीमाइड, एथमोसक्सीमाइड एंड लेमेट्रोजीन जो ड्रग है ये यूज़ होती है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। ठीक है जी। अगर हम ये जो वेसिकल्स के ऊपर ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जिनका नाम है SV-A2, अगर हम थर्ड नंबर पे, पहले हमने सोडियम ब्लॉक किया फिर कैल्शियम ब्लॉक किया, अगर हम थर्ड नंबर पे SV-A2 रिसेप्टर्स, ये जो वेसिकल के ऊपर, ये वेसिकल है, इसके ऊपर ये जो रिसेप्टर्स लगा हुआ है इसको ही ब्लॉक कर दें, SV-A2 रिसेप्टर को, SV-A2 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दें, तो क्या यहाँ पे जो हमारी कैल्शियम में बाइंड हो सकती है? क्या ये ग्लूटामेट रिलीज हो सकता है? नो, एब्सोल्युटली नो। तो इसके लिए SV-A2 ब्लॉकर जो हैं ड्रग्स हैं वो दिए जाते हैं। ठीक है जी, SV-A2 ब्लॉकर्स, इसमें हमारा ड्रग है दैट इज प्लीज नोट इट डाउन, लेविटाइरलमाइड। तो हमने साथ ही पैथोफिजियोलॉजी समझी, साथ ही हम जो है ड्रग्स की कैटेगरी कर रहे हैं, सो दैट आपको साथ ही साथ जो है ये पॉइंट समझ आ जाएं। SV-A2 ब्लॉकर्स, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स। अगर हम ये हमारे जो NMDA और ये AMPA जो रिसेप्टर्स हैं ये ब्लॉक कर दें यहाँ पे, ठीक है जी, NMDA, प्लीज नोट इट डाउन, NMDA ब्लॉकर्स, ये जो चैनल्स हैं उनको ब्लॉक कर दें, उसके लिए ड्रग है कैटामाइन या फिर कैटामीन, जो कि सडेशन के लिए भी यूज़ होती है, NMDA जो है ब्लॉकर। अगर हम AMPA को यहाँ पे ब्लॉक करना है, हमने AMPA को ब्लॉक करेंगे, उसके लिए ड्रग है हमारी फेबलमेट। तो हमने देखा साथ ही साथ पैथो के हमने टॉपिक को डिस्कस किया अबाउट दी ड्रग्स, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको यहीं पे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। AMPA, NMDA, SV-A2, उसके बाद है हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, सोडियम चैनल ब्लॉकर, AMPA ब्लॉकर, NMDA ब्लॉकर। तो हमने यहाँ पे ड्रग्स की कैटेगरी अलॉन्ग विद पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस किया। ठीक है जी, किसी को कोई डाउट है, क्वेरी है तो वो इनबॉक्स में पूछ सकता है। यहाँ पे हमने दो पाथवे भी डिस्कस किए, दैट इज गाबा पाथवे एंड ग्लूटा पाथवे। गाबा को डिक्रीज करना है तो सीजर इंक्रीज हो जाएगा, ग्लूटामेट को इंक्रीज करोगे ऑब्वियस है तो हमारे जो सीजर्स हैं, एपिलेप्टिक फिट्स हैं, वो ब्रेन में क्या हो जाएंगे, फायरिंग होने के कारण इंक्रीज हो जाएंगे। So in the next part we will discuss about the various drugs को हम डिस्कस करेंगे along with the nursing management। क्लियर है जी? Hey nursing masters, so after the long discussion about the topic एंड थैंक यू वेरी मच कि आप वीडियो के एंड तक यहाँ पे रहे और हमने काफ़ी कुछ जो है एपिलेप्सी, सीजर्स एंड कन्वर्जन्स के बारे में डिस्कस किया। आपने जो नोट्स तैयार किए हैं, डायरी तैयार की है, मैं गारंटी देता हूं कि आपको वो नोट्स लॉन्ग टर्म जो हैं एडवांटेज देने वाले हैं। साथ में बुक रीड कीजिए, साथ में जो है आप एक दो वीडियोस प्लस इंटरनेट फॉलो कीजिए, फिर देखिए आपके अंदर कैसा निखार आता है। सो लेट्स बिगिन विद एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स। सबसे पहले जो हमारे ड्रग हैं दे आर सोडियम चैनल मॉड्यूलेटर। जैसे कि मैंने अभी अभी बताया पैथोफिजियोलॉजी में, वो उसका पहला जो हमारा सोडियम चैनल ब्लॉकर है दैट इज कार्बामेजेपिन। इसकी जो डोज है दैट इज इन द टैबलेट फॉर्म 200 mg
और एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल जो हैं अपना एक्सटेंडेड रिलीज कैप्सूल 100 mg, दैट इज 100 mg नॉर्मल डोज, जो कि दैट इज कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 150 mg पर किलोग्राम पर डे के हिसाब से ये डोज जो है वो इंक्रीज की जा सकती है। और कार्बामेज़ेपिन जो है हमारी यहाँ पे ये इंडिकेटेड है जी हमारे पार्शियल सीजर के लिए, कॉम्प्लेक्स सीजर के लिए, ग्रैंड माल सीजर के लिए, टोनिक क्लोनिक सीजर के लिए। टोनिक क्लोनिक, ग्रैंड माल, कॉम्प्लेक्स एंड पार्शियल जो हमारे सीजर्स हैं उनके लिए ये ड्रग जो है वो यूज होती है। ओके, क्लियर है जी सभी को। सेकंड नंबर पे जो ड्रग आता है दैट इज डाइजेपाम। डाइजेपाम इज इन द फॉर्म अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ जेल 10 mg, 15 mg एंड 20 mg। ये जो मेडिसिन है ये गाबा यानी कि गामा अमीनोबुटारिक एसिड को इंक्रीज करती है, चैनल्स को खोलती है, क्लोराइड अंदर एंटर करेगा और जो हमारे न्यूरॉन्स हैं उसके अंदर इलेक्ट्रिक ग्रेडियंट जो है वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है जी, बैलेंस हो जाएगा। इसके बाद है ये काफ़ी यूज़फुल है फॉर दी रेपिटेटिव सीजर्स। अगर सीजर बार बार आ रहे हैं डाइजेपाम जो है यूज़ की जाती है। यहाँ पे देखने वाली बात ये भी है कि डाइजेपाम, लोराजेपाम, एटीवैन जिसको बोलते हैं एटीवैन, वो एंटी एंजाइटी भी हैं। ठीक है जी, एंटी एंजाइटी भी है। स्ट्रेस कम होगा तो हार्मोनल इंबैलेंस कम होगा, कॉर्टिसोल कम होगा, मेटाबॉलिक चेंजेस कम होंगी और सीजर एक्टिविटी भी कम होगी। राइट। उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारा ड्रग आता है एथोसक्सीमाइड। एथोसक्सीमाइड की जो डोज है इट इज अवेलेबल इन द कैप्सूल फॉर्म ऑफ 250 mg एंड 250 mg पर 5 ml, 250 mg पर 5 ml। और ये जो ड्रग है हमारा ये टी टाइप कैल्शियम चैनल्स के ऊपर काम करता है। अभी अभी मैंने पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ाया था कि हमारे जो कैल्शियम चैनल्स हैं, सोडियम चैनल्स हैं, SV A2 रिसेप्टर्स हैं, उनको ब्लॉक कर दिया जाए तो सीजर एक्टिविटी जो है वो कम हो सकती है। ठीक है जी। तो एथोसेक्सिमाइड जो है एब्सेंस जो हमारे सीजर्स हैं उसके लिए ज़्यादा यूज़ होती है। राइट। देन कम्स अवर ड्रग दैट इज फेल्बामेट। फेल्बामेट जो ड्रग है ये 400 mg से लेके 600 mg अवेलेबल है मार्केट में। और ये जो ड्रग्स हैं ये ब्लॉक करते हैं NMDA। NMDA जो हमारे रिसेप्टर्स हैं न्यूरॉन्स के ऊपर उनको ब्लॉक करते हैं और जिसके कारण ग्लूटामेट एक्टिविटी जो है वो नहीं हो पाती। जैसे कि मैंने पहले बताया था NMDA रिसेप्टर्स, AMPA रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है, SBA2 ब्लॉक, सोडियम चैनल ब्लॉक हमारे जो हैं दैट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉक करने हैं। ये जो हमारा ड्रग है ये यूज़ किया जाता है फॉर दी पार्शियल सीजर एंड ऑल्सो फॉर दी दैट इज ग्रैंड माल सीजर हमारा फेल्बामेट। राइट। उसके बाद हमारा जो ड्रग है दैट इज लेमोट्राजीन। लेमोट्राजीन जो है इसकी डोज है 25 mg, 100 mg एंड 150 mg, 25, 100 एंड 150 mg। और ये जो ड्रग है लेमोट्राजीन ये सोडियम चैनल्स को ब्लॉक करता है और ग्लूटामेट के रिलीज को भी प्रिवेंट करता है। ये ड्रग जो है पार्शियल सीजर, कॉम्प्लेक्स सीजर और जो हमारे ग्रैंड माल सीजर के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है। राइट। अभी तक हमने काफ़ी ड्रग्स जो हैं डिस्कस किए और लास्ट में हमारा लोराजेपाम जो कि एंटी एंजाइटी ड्रग भी है, एंटी डिप्रेसेंट भी है। इट इंक्लूड इन द इट इज़ अवेलेबल इन द मार्केट एज 0.5 mg, 1 mg एंड 2 mg। इट इंक्रीजेस गाबा। ये जो है गाबा को रिलीज करने में और क्लोराइड आयंस को चैनल्स को खोलने में हेल्प करता है लोराजेपाम। और ये स्टेटस एपिलेप्टिस के केसेस में बहुत ही अच्छी तरह यूज होता है हमारा लोराजेपाम एटीवैन। एटीवैन आपने याद रखना है जी। अब हम डिस्कस करेंगे इसकी मेडिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट एंड नर्सिंग केयर। सो स्टे विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। ऑल राइट। तो हमने जैसे कि काफ़ी कुछ सीजर्स, एपिलेप्सी और कन्वर्जन्स के बारे में सीखा। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसकी मैनेजमेंट इंक्लूडिंग मेडिकल, सर्जिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो एपिलेप्सी की जो मैनेजमेंट है ये
कई सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, नॉट ऑन ए सिंगल फैक्टर। तो यहाँ पे जो हमारे ड्रग की सिलेक्शन है, सिलेक्शन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव ड्रग जो है वो हमारे कॉज के ऊपर डिपेंड करती है। अगर हमें रियल कॉज डायग्नोसिस में पता चल जाए, हिस्ट्री में पता चल जाए, तो हम काफ़ी अच्छी तरह इफेक्टिव ड्रग जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे जो ये ड्रग्स हैं, अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें मैनेजमेंट में, तो डिज़ायरेबल ड्रग का जो लेवल है, थेरापेटिक लेवल है, ये हमने ये भी देखना होता है कि कोई सीरियस साइड इफेक्ट जो है वो क्रिएट ना करता हो। ठीक है जी। थर्ड नंबर पे बात आती है एक्यूरेट टाइमिंग, कि पेशेंट जो है रेगुलर मेडिसिन ले, सही टाइम पे ले, और ब्लड के अंदर जो मेडिसिन का लेवल है उसको मेंटेन करके रखे, थेरापेटिक डोज जो है उसको मेंटेन करके रखे। इससे क्या होगा, इससे सीजर्स की रीअकरेंस जो है वो प्रिवेंट होगी। ठीक है जी। और फोर्थ नंबर पे हमने ध्यान में रखना है कि हमने पेशेंट को इंटेरिक कोटेड जो है अपना मेडिसिन देनी है, खास तौर पे इन केस ऑफ चिल्ड्रन हैविंग एपिलेप्सी और इन्फेंटाइल एपिलेप्सी के मामले में, जुवेनाइल एपिलेप्सी के मामले में इंटेरिक कोटेड हमने मेडिसिन देनी है, सो दैट ड्रग जो है वो स्लोली रिलीज हो। और ज़्यादातर जो बच्चों के मामले में हमारी जो एंटी सीजर मेडिसिन हैं ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल हैं और ये बहुत अच्छी तरह अब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है जी। यहाँ तक मैनेजमेंट में सभी को क्लियर है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये भी ध्यान में रखना है कि हमने पेशेंट और फैमिली मेंबर्स को ये गाइडेंस भी देनी है, काउंसलिंग भी देनी है कि कई सारे ड्रग को कंबाइन करके जो है हमने एंटी सीजर कॉम्बिनेशन तैयार करना होता है, जिसमें कि कुछ टाइम भी लग सकता है। राइट। हर एक मेडिसिन डायरेक्टली हर एक पर्सन को सूट भी नहीं करेगी, और 100% जो कंट्रोल है ये भी पॉसिबल नहीं है। हमने ये भी पेशेंट के फैमिली मेंबर्स को और पेशेंट को जो है वो बताना होता है। ठीक है जी। इसके बाद जो पॉइंट आता है वो इट इंक्लूड दैट डोज कैलकुलेशन जो है, डोज एडजस्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, टाइम टू टाइम। और ऑब्वियस है ये मेडिसिन्स हैं एंटी एपिलेप्टिक और ये जो है ब्रेन के साथ इन्वॉल्व हैं, तो हमने इनको जो है एडमिनिस्टर करते हुए पेशेंट की कंप्लीट ब्लड काउंट और थेरापेटिक डोज प्लस यूरिन एनालिसिस जो है वो साथ में करने होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट, और सो दैट पेशेंट के कई सारे जो पैरामीटर्स हैं उनके ऊपर ऑब्जर्वेशन नज़र बना के रखी जा सके। और जब भी पेशेंट ने मेडिसिन को बंद करना है, उसका इफेक्ट कम करना है, तो वो स्लोली होना चाहिए। पेशेंट को हमने गाइड करना है कि वो सडनली ये मेडिसिन जो है वो विड्रॉ ना करे। राइट। यहां तक सभी जनरल पॉइंट्स थे। बट अब हम बात करेंगे अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट। क्या हम ब्रेन में जहां पे एक्स्ट्रा सीजर्स एक्टिविटी हो रही है, ज़्यादा न्यूरॉन्स की फायरिंग हो रही है, तो क्या उस पार्ट को हम रिमूव कर सकते हैं? यस, ऑब्वियस कर सकते हैं। सेरेब्रल लीजन ट्यूमर अगर प्रेजेंट है, सेरेब्रल लीजन ट्यूमर प्रेजेंट है, उसको हम रिमूव करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्जरी नेम हेमिस्फीयर एक्टमी। हेमिस्फीयर एक्टमी नाम का जो प्रोसीजर है, इसमें हेमिस्फीयर को खोला जा रहा है और क्रेनियोटमी के बाद, हेमिस्फीयर्स को खोलने के बाद जो भी पार्ट इन्वॉल्व है एक्स्ट्रा सीजर्स में, एमआरआई स्कैन में पता चल चुका है, ठीक है जी, एक्सपीरियंस डॉक्टर यूज कर रहे हैं, तो उसको जो है पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। इसके अलावा जो एक सेकंड नंबर पे सर्जरी आती है उसका नाम है कॉर्पस कैलोसोटोमी। कॉर्पस कैलोसोटोमी जो है, इसमें क्रेनियोटमी के बाद कॉर्पस क्लोजम जो ब्रेन के अंदर जो मेन फाइबर है उसको कट ऑफ कर दिया जाता है, सो दैट जनरल सीजर्स को जो है वो प्रिवेंट किया जा सके। क्लियर है जी सभी को? दो हमने सर्जरीज के नाम देखे यहाँ पे, उसके बाद हमने देखा जनरल पॉइंट्स। अब हम बात करते हैं हमारी
नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि हमारा मेन पार्ट भी है, नर्सिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हमने, अगर पेशेंट को एपिलेप्टिक फिट पड़ चुका है, उसका जो रियल कॉज है वो असेस करना है। रियल कॉज असेस करेंगे तो काफ़ी कुछ जो है हमें देखने को मिलेगा और हिस्ट्री चेक करने को मिलेगी। उसी के ऊपर फोकस करते हुए मेडिकल टीम के साथ, डॉक्टर्स के साथ हम जो है डोज को इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसके बाद पेशेंट को हमने बताना होता है कि आपको जो कुछ भी ऑरा के दौरान, मैंने आपको फोकल जो है हमारे सीजर्स उसमें ऑरा टॉपिक करवाया है, उसमें पेशेंट को पूछना है कि ऑरा के दौरान आपको क्या क्या महसूस होता है, कौन कौन से एक्सपीरियंस होते हैं, कितनी बार ऑरा जो है वो फील होता है, राइट। उसके बाद पेशेंट को हमने ये भी बताना होता है कि कौन कौन से पूछना होता है सॉरी कि कौन कौन से एरियाज जो हैं उसके फिट्स के अंदर इन्वॉल्व हैं, राइट। अगर पेशेंट का चेहरा पेल फेस हो रहा है, इट मींस उसके अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है वो हमारा इन्वॉल्व हो रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ऑब्वियस है ये फिट्स जब पड़ते हैं तो काफ़ी इनफेमस भी हैं, बदनाम भी हैं कि यहाँ पे टंग बाइट हो सकती है। टंग बाइट के निशान हमने चेक करने हैं, हिस्ट्री ऑफ टंग बाइट देखनी है, एपिलेप्टिक फिट के दौरान कितनी डिग्री तक मेमोरी लॉस हुआ है वो भी हमने यहाँ पे चेक करना है। और फिट के बाद पेशेंट का जो प्यूपिलरी रिएक्शन है, वाइटल साइंस हैं, उनको भी हमने यहाँ पे जो है असेस करना होता है। क्लियर है जी बात, असेस करना होता है। तो हमने देखा कई सारे पॉइंट्स रिलेटेड टू दी आवर मैनेजमेंट ऑफ दी epilepsy. Now we will discuss about the nursing diagnosis related to the epileptic fit. तो जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहला हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इंजरी रिलेटेड टू दी एपिलेप्टिक फिट। यहाँ पे हमने ये इंश्योर करना होता है कि अगर हमारा पेशेंट एक चाइल्ड है, उसके हाथ में कुछ भी अगर कोई ऑब्जेक्ट है उससे वो उसको नुकसान पहुँच सकता है, तो हमने पेशेंट की जो सेफ्टी है उसको इंश्योर करना होता है। और बेड साइड रेलिंग जो है यहाँ पे उसको हमने यूज़ करना होता है टू प्रिवेंट एनी इंजरी, और एनी हार्ड टॉयज़ जो हमारे पेशेंट के पास पड़े हैं उनको हमने रिमूव करना होता है, और सेफ एनवायरनमेंट जो है पेशेंट की वो मेंटेन करनी होती है। यहाँ पे हमने ये भी ध्यान रखना है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने हमेशा चाइल्ड को ऑब्जर्वेशन में रखना है। अगर वो घर पे है, हो सके तो सीसीटीवी कैमरास हम लगा सकते हैं, ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। सेफ्टी जो है वो प्राइम इंपॉर्टेंस है हमारे चाइल्ड की इन केस ऑफ एपिलेप्सी। उसके बाद हमने बच्चे के अंदर फैमिली मेम्बर्स को बताना होता है कि कोई भी जो बिहेवियर चेंजेस हैं, रेस्टलेसनेस है, इरिटेबिलिटी है प्रेजेंट इन द चाइल्ड, वो उनको असेस भी करनी होती है, प्लस नोट डाउन भी जो है वो करनी होती है। हाँ जी, उसके बाद है हमारा सेकंड नंबर का नर्सिंग डायग्नोसिस, इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न एंड प्रिवेंटिंग रेस्पिरेटरी एस्पिरेशन। फिट के दौरान, एपिलेप्सी के दौरान पेशेंट कुछ एस्पिरेट ना कर जाए, इसीलिए हमने ये जो है इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न को चेक करना होता है। ड्यूरिंग दी एपिलेप्टिक फिट क्लियर द एरिया अराउंड दी पेशेंट और दी चाइल्ड। या अगर हमारा बच्चा यहाँ पे है, पेशेंट है, तो हमने जितना भी आसपास जो है ऑब्जेक्ट्स पड़े होते हैं उनको हटाना होता है। स्मॉल पीसीज ऑफ क्लोथ है, ब्लैंकेट है, क्योंकि पेशेंट जो मैंने बताया आपको सिम्टम्स में कि रोलिंग जो है कपड़ों की करनी शुरू कर सकता है, उनको एस्पिरेट कर सकता है, उनको खा सकता है, अपने मुंह में डाल सकता है। और ऑब्वियस है हमेशा की तरह रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में हम जो है ऑक्सीजन एडमिनिस्टर भी यहाँ पे करेंगे। ठीक है जी, ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे। थर्ड नंबर पे जो हमारा नर्सिंग डायग्नोसिस यहाँ पे हमने बताया आपको स्टूडेंट्स, उसके अंदर आता है सोशल आइसोलेशन। क्योंकि ये एक ऐसी डिजीज़ है जिसके साथ काफ़ी सोशल स्टिग्मा जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हमने पेशेंट को अपनी पर्सनल फीलिंग्स, सोशल फीलिंग्स, कोई भी माइंड में रिप्रेस्ड फीलिंग है, फॉबिया है, वो एक्सप्रेस करने को बोलना होता है, उसको डायरी मेंटेन करनी होती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप का मेंबर बनने को बोला जाता है, और अपने अंदर कोई भी ऐसी फीलिंग है उसको वेंटिलेट करने को बोला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि हमने बच्चे को, अगर हमारा पेशेंट एक बच्चा है एपिलेप्सी का, तो हमने उसको हाइट पे जाने को रोकना होता है। ठीक है, कोई भी जो है ऐसी जगह जहाँ पे उसकी सेफ्टी प्रॉपर नहीं है, ड्राइविंग कर रहा है, साइकिलिंग कर रहा है, बाइक चला रहा है, तो हमने उसको जो है मना करना होता है,
उसकी प्रॉपर सेफ्टी जो है बनानी होती है। और हमने पेशेंट के हैंड्स के ऊपर ब्रेसलेट लगा के, आईडी कार्ड लगा के उसकी कंप्लीट जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी बताना होता है। और इसके साथ हमने फैमिली मेंबर्स को ये भी गाइड करना है कि अंडर दी कानून, अंडर दी लॉ, हमारा जो पेशेंट है वो मैरिज करवा सकता है और अपने आगे जनरेशन को रिप्रोड्यूस भी कर सकता है, क्योंकि रिसर्च में ये कहीं भी नहीं पाया गया कि हमारी जो एपिलेप्सी है वो जेनेटिक है, हेरिडिटरी है। ठीक है जी। अगर हम बच्चे की, पेशेंट की प्रॉपर इम्यूनाइजेशन, डेंटल केयर, फिजिकल हाइजीन मेंटेन करें तो एपिलेप्टिक होने के बावजूद उसकी जो नॉर्मल लाइफस्टाइल है हम उसको मेंटेन कर सकते हैं। राइट, समझ गए ना बात, मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा हमने बताना होता है फैमिली मेंबर्स को भी कोई भी ओवर द काउंटर जो ड्रग है वो आपने नहीं लेनी, अपने आप को ड्रग बंद नहीं करना और कोई भी डोज जो है वो इंक्रीज नहीं करनी यहाँ पे। और जाते जाते हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमने अपने पेशेंट को जो है डिहाइड्रेशन से बचाना है और उसकी प्रॉपर जो है स्लीप उसको भी मेंटेन करना है और उसकी इमोशनल प्रॉब्लम्स को भी हमने नोट डाउन भी करना है और उसको गाइडेंस एंड काउंसलिंग भी जो है वो देनी होती है। ओके, so this was all about the epilepsy, seizures and convulsions. I hope कि ये टॉपिक जो है आपको बहुत बहुत पसंद आया होगा। इंडिया में पहली बार ऐसा टॉपिक है जो कि काफ़ी इंटरैक्टिव वीडियो भी है, प्लस साथ में हमने जो है मैक्सिमम कोशिश की है, हार्ड वर्क किया आपके लिए कि आपको जो है मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दी जा सके। अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई, अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ प्रेस द सब्सक्राइब बटन, शेयर इट मैक्सिमम एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द bell icon. Thank you for watching this video.